Dream Edu Point. Develop a passion for learning. हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं परमजीत सिंह गिल आपका ड्रीम एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। आज अपने क्या है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में जो पार्ट 2 है उसके बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। पार्ट फर्स्ट में आपको बताया गया था कि किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान का राज्याभिषेक हुआ था और राज्याभिषेक के समय किन लोगों ने पृथ्वीराज चौहान को अपने कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान से किस प्रकार से संघर्ष हुआ था, वो सारे के सारे अपने पार्ट फर्स्ट में उनके बारे में चर्चा की थी। किस प्रकार से सबसे पहले नागार्जुन का दमन किया गया था और फिर एक जाति थी बंडानक जाति का भी पृथ्वीराज चौहान ने दमन किया था। और फिर उसके बाद में परमार्दी चंदेलों का शासक था, महोबा का शासक था परमार्दी चंदेल, उसको पृथ्वीराज चौहान ने किस युद्ध में पराजित किया था, आपको बताया था तुमुल के युद्ध में। नारायणा, यूपी उत्तर प्रदेश में गांव नारायणा, वहां पर पृथ्वीराज चौहान और परमार्दी चंदेल के सेना नायकों के बीच में एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने परमार्दी चंदेल के जो सेना नायक थे आला और उदल, उनको पराजित किया था। तो उनके बाद में फिर जयचंद के साथ उनका संघर्ष हुआ था। जयचंद कहाँ का शासक था? जयचंद कन्नौज का शासक था। और उनके बीच में संघर्ष का क्या कारण था? तो उनके बीच संघर्ष का कारण था संयोगिता की प्रेम कथा। संयोगिता कौन थी? जयचंद की पुत्री थी। तो अपने इस एपिसोड में इस टॉपिक में क्या है, पृथ्वीराज चौहान का जो सेकंड पार्ट है इसमें उसका मोहम्मद गौरी के साथ जो संघर्ष हुआ था उसको लेकर अपने चर्चा करेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में संघर्ष किस प्रकार से हुआ था तो उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो सेकंड पार्ट में सबसे पहले क्या है, एक शासक था, गुजरात का शासक था जिसका नाम था भीमदेव चालुक्य। गुजरात का शासक था भीमदेव चालुक्य। और उस समय क्या है, आबू प्रांत है, यहाँ का शासक था सांखला परमार। यहाँ का शासक था सांखला परमार। इसके एक पुत्री थी जिसका नाम था इच्छिनी। इसके एक पुत्री थी जिसका नाम था इच्छिनी। और जो इच्छिनी थी इनको लेकर भीमदेव चालुक्य और पृथ्वीराज चौहान के बीच में संघर्ष हुआ था। जो भीमदेव चालुक्य था, भीमदेव चालुक्य ने कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का जो पिता था ना सोमेश्वर, उसकी हत्या की थी। इस कारण से भी ये संघर्ष का कारण था। और दूसरा कारण ये था, गुजरात का शासक भीमदेव चालुक्य या भीमदेव सेकंड, ये क्या करना चाहता था, इच्छिनी के साथ विवाह करना चाहता था। लेकिन इच्छिनी किसके साथ विवाह करवाना चाहती थी? पृथ्वीराज चौहान के साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ। और बाद में इस इच्छिनी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ विवाह कर लिया था। इसी बात को लेकर दोनों परिवारों में संघर्ष प्रारंभ हो गया था, लेकिन आमने सामने इनके बीच में कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। तो ये संघर्ष का कारण था शत्रुता। अपने चारों तरफ पृथ्वीराज चौहान ने क्या शत्रु बना लिए थे, अब ये अकेला पड़ा। और उस समय तुर्कों का शासक गजनी, ये प्रांत है एक गजनी, यहां का शासक था गयासुद्दीन गौरी। और गयासुद्दीन गौरी ने क्या किया था, भारत का गवर्नर बनाकर भेजा था अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन गौरी को। शिहाबुद्दीन गौरी को इसने भारत का गवर्नर बनाकर भेजा था कि भारत में जो राज्य है उन पर अपना अधिकार कर ले। और यही शिहाबुद्दीन गौरी भारतीय इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से जाना गया। यही शिहाबुद्दीन भारतीय इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से जाना गया था। और मोहम्मद गौरी ने क्या किया, भारत पर दावे मारने प्रारंभ कर दिए थे। इसने सबसे पहला जो आक्रमण किया था मुल्तान राज्य पे आक्रमण किया था, फिर इसने गुजरात राज्य पे आक्रमण किया था। तो इस कारण से क्या है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के राज्य की जो सीमाएं थी आपस में टकराने लगी थी। तो इनके बीच में युद्ध अनिवार्य हो गया था। दोनों के बीच, दोनों महाशक्तियाँ थी, इनके बीच में युद्ध अनिवार्य हो गया था। और तब जाकर क्या है, इनके बीच में एक युद्ध हुआ था जिसे आप सब जानते हो इतिहास में। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कौन सा था? तराइन का प्रथम युद्ध। हरियाणा में एक प्रांत है तराइन,
तराइन का प्रथम युद्ध। और ये कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में एक युद्ध हुआ था। और 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना लेकर कहाँ चला गया? तराइन में। और इधर से मोहम्मद गौरी अपनी सेना लेकर कहाँ आ गया था? तराइन में आ गए थे। और तब क्या इनके बीच में एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था और काफ़ी घमासान युद्ध हुआ था। और इसमें क्या है, पृथ्वीराज चौहान का एक सामंत था जिसका नाम है गोविंदराज। इतिहासकार ये मानते हैं कि गोविंदराज और मोहम्मद गौरी युद्ध करते करते आमने सामने आ गए थे। और जब आमने सामने आए तब मोहम्मद गौरी ने गोविंदराज पर बाले से प्रहार किया था। और जब बाले से प्रहार किया, बाले का प्रहार इतना भीषण था और वो प्रहार सीधा गोविंदराज के मुंह पे लगा और उसमें गोविंदराज के 2 दांत टूट गए थे। और दांत टूटने के बाद गोविंदराज ने क्या, बाले से प्रहार किया। इन्हें गुस्सा आ गया। गुस्सा आने के बाद इसने और भी भीषण, कहते हैं शेर जब घायल हो जाता है ना, घायल होने के बाद में और भी क्या है, खतरनाक हो जाता है। तो गोविंदराज क्या और भी खतरनाक हो गया और इसने क्या है, मोहम्मद गौरी पर आक्रमण कर दिया, वार कर दिए। और इसने बाले से प्रहार किया और बाला जाकर के क्या है, या कटार से इसने वार किया और मोहम्मद गौरी उसमें घायल हो गया था। और घायल होने के बाद में मोहम्मद गौरी क्या है, अपने वापिस मोहम्मद गौरी, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि मोहम्मद गौरी घायल होने के बाद में घोड़े से गिरने वाला था। तब इसके एक स्वामी भक्त सेवक ने इनके घोड़े के पीछे बैठ गया और इन्हें क्या, सुरक्षित युद्ध भूमि से बाहर ले गया था। और फिर क्या है, मोहम्मद गौरी वापस कहाँ चला गया था? अपने राज्य गजनी में चला गया था। और क्या, अपने अपमान का बदला लेने के लिए 1 वर्ष तक संपूर्ण तैयारियों में लगा रहा। और पृथ्वीराज चौहान वापस कहाँ आ गया था? अपने राज्य में आ गया था। और इनके उस समय इतिहासकार ये मानते हैं कि ये भोग विलास में डूब गया था। इनके संयोगिता के साथ विवाह हुआ था, इस कारण से क्या ये भोग विलास में डूबता चला गया। इसने किसी प्रकार से तैयारी नहीं की थी। और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि राजपूतों के आदर्श थे भागती हुई सेना पे आक्रमण न करना, निहत्थे शत्रु पे आक्रमण न करना, कुछ आदर्श थे। इन्हीं आदर्शों के कारण क्या पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को वापस अपने राज्य में जाने दिया। अन्यथा अगर उस पर आक्रमण करता उसकी हत्या भी कर सकता था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा नहीं किया था। संपूर्ण 1 वर्ष की तैयारियों के बाद में क्या वापस कहाँ आ गया था? मोहम्मद गौरी लाहौर में आ गया था। और लाहौर में आकर आने के बाद आप पुनः तराइन के मैदान में आ डटा था। और तब क्या इनके बीच में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। इनके बीच में तराइन का द्वितीय युद्ध। और तराइन का द्वितीय युद्ध किनके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और इसने क्या है, पृथ्वीराज चौहान को बुलावे में रखा था। मोहम्मद गौरी ने बुलावे में रखने के लिए, जब क्या पृथ्वीराज चौहान की सेना कहाँ पहुंच गई थी? तराइन के मैदान में। और इधर से गौरी की सेना भी कहाँ आ गई थी? तराइन के मैदान में आ गई थी। अब उसने क्या है, मोहम्मद गौरी ने ये कहा था कि मैं अपने भाई के कहने पर आया हूँ, अब मैं आपसे संधि के लिए आया हूँ। जब तक मेरा भाई कुछ आदेश नहीं देगा मैं युद्ध नहीं करूँगा। और पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी वो क्या है, वहीं अपने शिविर में पड़ी रही। उन्होंने उनकी बात की अवहेलना कर दी, लेकिन मोहम्मद गौरी ने विश्वासघात किया था। और तब क्या है, रात्रि में उसने मिसाइलें जलाकर रख दी अपने शिविर में। और रात्रि के समय मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना को 4 भागों में बांट दिया। और 4 भागों में बांट करके उन्हें एक समय दे दिया था कि समय आपको 4 टुकड़ियों को एक साथ पृथ्वीराज चौहान की सेना पे आक्रमण करना है। और एक टुकड़ी क्या है, शिविर में पड़ी रही मसालें जला करके। और फिर क्या, पृथ्वीराज चौहान को ऐसा लगा कि मोहम्मद गौरी की सेना अपने शिविर में पड़ी है, लेकिन वो बुलावा था। और वास्तविक अर्थों में क्या है, जैसे ही सुबह के 5 बजने के बाद में मोहम्मद गौरी की सेना की जो 4 टुकड़ियां थी, उन्होंने 4 दिशाओं से सोती हुई पृथ्वीराज सेन की जो सेना थी उस पर आक्रमण कर दिया। और अचानक जब आक्रमण हुआ था, इस अचानक आक्रमण में पृथ्वीराज चौहान की जो सेना में इधर उधर भगदड़ मच गई। कोई सैनिक स्नान आदि कर रहे थे, कुछ सैनिक पूजा पाठ कर रहे थे। तो इस कारण से अचानक आक्रमण के सैनिक इधर उधर भागने लगे। और
कुछ लोग ये कहते हैं कि पृथ्वीराज ने हाथी पर बैठ करके युद्ध को या परिस्थिति को संभालने का प्रयास किया और बाद में फिर क्या पृथ्वीराज चौहान अपने घोड़े पर बैठा, लेकिन और इसमें क्या पृथ्वीराज चौहान घायल हो गया और सिरसा की तरफ भाग गया था। पृथ्वीराज चौहान कहाँ भाग गया था? सिरसा की तरफ भाग गया था। और कुछ लोग या इतिहासकार ये मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को क्या है सिरसा में पकड़ लिया गया और बंदी बना दिया गया और वहीं पर पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई। लेकिन पृथ्वीराज चौहान का एक मित्र था, एक सखा था जिसका नाम था चंदबरदाई, जो एक कवि भी था। उसने एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो। और उस रासो ग्रंथ में उसने क्या बताया था कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था और बंदी बनाने के बाद में उसे कहाँ ले गया था? गजनी ले गया था। तो इस प्रकार से क्या है तराइन का जो द्वितीय युद्ध था वो मोहम्मद गोरी उसमें विजयी रहा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसमें पृथ्वीराज चौहान का एक सेना नायक था खांडेराव, वो इस युद्ध में मारा गया। खांडेराव इस युद्ध में मारा गया। और पृथ्वीराज चौहान ने जो सांखला परमार की पुत्री थी इच्छिनी के साथ विवाह किया था। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जो इच्छिनी थी ना वो अपने पति को बचाने के लिए युद्ध भूमि में गई थी और युद्ध भूमि में वो भी मारी गई थी। और इसमें युद्ध में क्या है राजकुमारी इच्छिनी वो भी मारी गई थी, या पृथ्वीराज चौहान की जो पत्नी थी इच्छिनी वो भी इस युद्ध में मारी गई थी तराइन के द्वितीय युद्ध में। और द्वितीय युद्ध के बाद में क्या है मोहम्मद गोरी इसे कहाँ ले गया था? गजनी ले गया था। और गजनी ले जाने के बाद में क्या है पृथ्वीराज चौहान अपने राजपूतों के हिसाब से जिस प्रकार से खड़े रहते हैं उसी प्रकार से खड़ा रहा और अपनी आंखें निकालता रहा मोहम्मद गोरी की तरफ। मोहम्मद गोरी को ये बात अच्छी नहीं लगी। मोहम्मद गोरी ने कहा आंखें नीचे करो। पृथ्वीराज चौहान नहीं माना। तब मोहम्मद गोरी ने आदेश दे दिया था इसकी दोनों आंखें निकाल दो। और तब क्या पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया था। और इधर जो पृथ्वीराज चौहान का जो मित्र था कौन था? चंदबरदाई। पृथ्वीराज चौहान का मित्र था चंदबरदाई। ये कौन सा ग्रंथ लिख रहा था? पृथ्वीराज रासो। कौन सा ग्रंथ लिख रहा था? पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को अपने पुत्र को दे गया था जलन को, कि बाद में क्या इस ग्रंथ को पूरा किसने किया था? चंदबरदाई के पुत्र ने पूरा किया था। और चंदबरदाई क्या है अपने दोस्त को मिलने के लिए कहाँ चला गया था? गजनी में चला गया था। और गजनी में जाकर दोनों दोस्त मिले। फिर भी गजनी में जाकर चंदबरदाई ने ये कहा था कि मेरा जो मित्र अंधा है लेकिन फिर भी वो आप किसी पर भी वार कर सकता है। और उस समय क्या है शब्द भेदी बाण चलाने की कला किसके पास थी? पृथ्वीराज चौहान के पास थी। और तब क्या मोहम्मद गोरी ने सोचा, मन ही मन में सोचा कि अंधा व्यक्ति मुझ पे क्या वार करेगा या क्या बाण चलाएगा। तो उसने सोचा चलो इसके बारे में अपने इनकी सत्यता की जांच कर लेते हैं कि वास्तविक अर्थों में क्या वो बाण चला सकता है या नहीं। तब उसने क्या एक ऐसा मचान तैयार किया था और उस मचान पे खुद बैठ गया और नीचे पृथ्वीराज चौहान खड़ा हो गया और चंदबरदाई भी क्या उस मचान के नीचे खड़े हो गए थे। पृथ्वीराज चौहान और चंदबरदाई उस मचान के नीचे खड़े थे। तब क्या है स्थिति के बारे में पृथ्वीराज का जो सखा था चंदबरदाई इसने अवगत करवा दिया था भी कितनी दूरी पर मोहम्मद गोरी बैठा है, कितनी दूरी पर मोहम्मद गोरी बैठा है। तब उसने क्या है कि दोहा पढ़ करके सुनाया था। वो दोहा इस प्रकार था, 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान। यानी उस स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया था जितनी दूरी पर मोहम्मद गोरी बैठा था। इतनी बात सुनते पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, बाण चला दिया जो कि आवाज़ सुनकर था। और वो बाण जाकर सीधा किसके लगा? मोहम्मद गोरी के लगा। और मोहम्मद गोरी के लगने के बाद में उसी वक्त मोहम्मद गोरी की मृत्यु होगी। और तब क्या है चंदबरदाई को ऐसा था कि यहाँ से हमें ये लोग भागने नहीं देंगे। और तब क्या चंदबरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों ने क्या किया था, एक दूसरे की हत्या कर दी थी। तो इस प्रकार से क्या है पृथ्वीराज चौहान तृतीया का अंत हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान जो तृतीया था इसकी जो छतरी गजनी में बनी हुई है, इनकी जो छतरी है ना स्मारक या छतरी कहाँ पर बनी हुई है? वो गजनी में बनी हुई है। इस प्रकार से कई लोग या कई इतिहासकार कवि ये भी मानते हैं कि वास्तविक अर्थों में
इसे गजनी लेकर गया था। कई लोग इनकी बातों का खंडन करते हैं। जब मोहम्मद गौरी भारत आया था ना, जब कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत आता था तो उनकी सेना के साथ में अन्य लोग भी आते थे, और तब क्या है, इनके साथ भी एक व्यक्ति आया था, एक विद्वान आया था। और वो विद्वान कौन था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये कौन था? मोहम्मद गौरी की सेना में आया था। और कहाँ आया था? ये अजमेर में आ गया था। आज भी क्या इनकी दरगाह बनी हुई है? कहाँ पे? अजमेर में बनी हुई है। तो ये अजमेर में रहा और यहीं पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की क्या मृत्यु होगी, और मृत्यु के बाद में अजमेर में इनकी स्मारकीय दरगाह बना दी गई है। कहते हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती को जो जगह थी ना, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए जो जगह थी वो किसने दी थी? वो जगत सिंह ने दी थी। किसने दी थी? एक शासक था जगत सिंह, उसने क्या है दरगाह बनाने के लिए जगह दी थी। और सबसे पहले इस दरगाह का जो कार्य किसने प्रारंभ करवाया था? इल्तुतमिश ने। और इस कार्य को पूर्ण किसने करवाया था? हुमायूं ने। इस कार्य को पूर्ण किसने करवाया था? हुमायूं ने इस कार्य को पूर्ण करवाया था, दरगाह को पूर्ण करवाया था। तो ये था पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में। पृथ्वीराज चौहान की जो उपाधियां थी वो कौन कौन सी थी? राय पिथौरा और दल पंगुल। राय पिथौरा और दल पंगुल, ये कई जिसे अपने विश्व विजेता कह सकते हैं, ये पृथ्वीराज चौहान की उपाधियां थी। और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कब हुई थी, या इनका शासनकाल कितना था? 1177 ईस्वी से लेकर के 1192 ईस्वी तक। 1177 ईस्वी की अल्पायु में, 11 वर्ष की अल्पायु में पृथ्वीराज चौहान शासक बना था, और 1192 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से क्या है, पृथ्वीराज चौहान ने थोड़े से समय में भी क्या है सबसे शक्तिशाली शासक बन गया था। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल ड्रीम एज्यू पॉइंट को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलें, ताकि आपके पास में हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसके अलावा आप हमें अन्य सोशल ऐप्स टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।